तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं इस जबरदस्त और तेजी से आगे बढ़ने वाले तज्जिए को। आज हम तुम के 5वें एपिसोड की उस मुकम्मल तौर पर उलझी हुई लेकिन बेहद मज़िया कहानी का खुलासा करने वाले हैं। मतलब वाकई ये एपिसोड तो हंगामों और कहकहों से भरा पड़ा है। ऐसा लगता है हर किरदार अपने ही किसी अजीब मसले में फंसा हुआ है। आज का हमारा सफर इन 5 मेन पॉइंट्स के आसपास घूमेगा। पहला, चमचे का वो अनोखा तोहफा। दूसरा, आदम की बाइक का अचानक गायब होना। तीसरा, बहनों के दरमियान होने वाली वो खतरनाक जंग। चौथा, दादू का टूटा हुआ बेचारा फोन। और आखिर में यूनिवर्सिटी में नेपोटिज्म का वो बड़ा हंगामा। चलें आगे बढ़ते हैं। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, चमचे का अनोखा तोहफा। घर के इस पहले मसले की शुरुआत एक अजीबोगरीब और सच कहूं तो काफी तानामार जन्मदिन के तोहफे से होती है। अब इस पॉइंट पर नेहा की चालाकी चेक करें। वो किस तरह डब्बे के अंदर डब्बा और फिर उसके अंदर डब्बा, पूरा एक सस्पेंस बनाती है। और आखिर में एडम को उसमें से क्या मिलता है? एक असली चांदी का चमचा। लेकिन रुकिए, ये कोई आम प्यार भरा तोहफा नहीं था। ये तो एडम के 25 साल की उस सो कॉल्ड चमचागिरी का मजाक उड़ाने के लिए था, जो वो नेहा के स्ट्रिक्ट वालिद के साथ करता है। कमाल का ताना था वैसे। और यही चीज़ दोनों के बिल्कुल ऑपोजिट माइंडसेट्स को वाजे करती है। एक तरफ हमारा आदम है, जिसका दिल से मानना है कि वो एक उस्ताद और बाप जैसी शख्सियत की इज्जत कर रहा है। उनकी हर बात मानना उसके लिए एहतराम है। लेकिन दूसरी तरफ नेहा का नज़रिया बिल्कुल अलग है। वो उसे सिर्फ अपने स्ट्रिक्ट वालिद की अंधी चमचागिरी समझती है। और देखा जाए तो यही छोटी छोटी अलग सोचें आगे चलकर इस पूरे मसले की बुनियाद बन जाती हैं। आगे बढ़ते हैं हिस्सा 2 की तरफ। आदम की बाइक हुई गायब। अब देखते हैं कि ये सिचुएशन अगले कॉन्फ्लिक्ट तक कैसे पहुंचती है, जो बाय द वे मुकम्मल तौर पर आदम की पीठ पीछे होता है और घर की कन्फ्यूजन में मजीद इजाफा करता है। यहाँ सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली चीज़ प्रोफेसर कुतुब की अजीब सी फाइनेंशियल प्लानिंग है। मतलब आप सोचें, वो किसी को बताए बिना अपने ही बेटे एडम की बाइक बेच देते हैं। क्यों? ताकि किसी नामालूम से बिजनेस के लिए पैसे जमा कर सकें। और तो और अपनी बीवी की नाराज़गी से बचने के लिए उन्हें एक नया दुपट्टा ला कर दे देते हैं। लेकिन इस सब में बेचारे एडम का क्या हुआ? उसके पास सफ़र करने का कोई जरिया ही नहीं बचा और वो बंदा सीधा सीधा पैदल हो गया। और यहाँ एडम की वालिदा का रिएक्शन वाकई देखने वाला था। वो फौरन इस अजीब तिजारत की बेतुकी मंतिक को पकड़ लेती हैं। कहती हैं, एक बेटे की अकलौती सवारी को बेचकर दुपट्टा ले आना, ये इस घर के फैसलों को किस कदर उलझा देता है और सारी सूरत हाल को इंतहाई मजाहिया बना देता है। मतलब इस लॉजिक का तो कोई मुकाबला ही नहीं है ना। खैर, मसाइल यहाँ ख़त्म नहीं होते। आते हैं हिस्सा 3 पर, बहनों की खतरनाक जंग। रात के वक्त बहनों के दरमियान शुरू होने वाली बहस आखिरकार एक प्रॉपर हथापाई पर उतर आती है। वक्त के साथ हालात कैसे बिगड़ते हैं, जरा इसका अंदाज़ा लगाएं। रात 12 बजे की एक आम सी बहस और थोड़ी बहुत खुफिया बातें ठीक 1 बजे एक मुकम्मल कुश्ती के मुकाबले में तब्दील हो जाती हैं। ये लड़ाई इतनी ज़बरदस्त होती है कि घर वाले इसे मजाकिया अंदाज में जॉन सीना की कुश्तियों से मिलाते हैं। आखिरकार 1:15 बजे बेचारे दादा अब्बू को एज अ रेफरी बीच बचाव करवाने के लिए उनके कमरे में आना ही पड़ता है। और इस सिचुएशन को मज़ीद मज़ाहिया बनाने के लिए नेहा की स्ट्रैटेजी चेक करें। वो इस सीरियस हत्तापाई को अपने घर वालों के सामने कैजुअली जस्टिफाई करने की कोशिश करती है, और वो भी न्यूटन के मोशन के कवानीन का हवाला देकर। जब कोई जिस्म हरकत में हो तो उसे रोकने के लिए ताकत की ज़रूरत होती है। वाकई ये वाज़े करता है कि पढ़े लिखे बच्चे अपने फिजिकल झगड़ों को भी कितने इल्मी अंदाज में कवर अप करते हैं। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, हर कुश्ती के मुकाबले में कोलैटरल डैमेज तो होता ही है। यानी कोई न कोई ऐसी चीज़ ज़रूर टूटती है जिसका कोई कसूर नहीं होता। यही हमें हमारे चौथे हिस्से की तरफ ले जाता है, दादा अब्बू का टूटा हुआ फ़ोन। होता कुछ यूं है कि जब दादा अब्बू इन बहनों की लड़ाई के बीच बचाव करने रेफरी बनकर सामने आते हैं, तो उड़ती हुई चीज़ों यानी इन देसी मिसाइल्स के जद में आकर उनका कीमती आईफोन मुकम्मल तौर पे स्मैश हो जाता है। और इस नुकसान का बदला लेने के लिए वो बिल्कुल मज़ाहिया अंदाज में अपनी पोती का नया फ़ोन ही जब्त कर लेते हैं, ये कहते हुए कि भाई हमेशा घर के बड़ों या छोटों को ही तो कुर्बानी देनी पड़ती है। अगली सुबह इस मसले के हल में एक बड़ा ही दिलचस्प मोड़ आता है।
فیملی اپنی ساری کریٹیوٹی لگاتے ہوئے آخرکار اس بے عزتی والے چاندی کے چمچے کو اپنے ٹوٹے ہوئے مین گیٹ پر باندھ دیتی ہے تاکہ اسے ایک وقتی گھنٹی یعنی میک شفٹ نوکر کے طور پر استعمال کیا جا سکے۔ سوچئے ذرا، بجلی کی گھنٹی خراب ہونے پر آخرکار وہی چمچہ کام آیا جس پر کل اتنا ہنگامہ کھڑا ہوا تھا۔ چلیے آخر میں ہم گھر کے اس ماحول سے نکل کر سیدھا یونیورسٹی کی طرف چلتے ہیں۔ حصہ 5، یونیورسٹی میں نیپوٹزم کا ہنگامہ۔ گھر کی یہ ٹینشن اب ایک بڑے پیشہ ورانہ مسئلے کو جنم دینے والی تھی۔ ضرور سوچیں، 25 میں سے 26؟ یونیورسٹی میں اچانک یہ افواہ آگ کی طرح پھیل جاتی ہے کہ پروفیسر قطب نے اپنی ہی بیٹی نیہا کو ایک پریزنٹیشن میں 25 میں سے 26 مارکس دے دیے ہیں۔ یہ ٹوٹلی ناممکن حساب کتابیں ایک نیا ہی طوفان کھڑا کر دیتی ہیں۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے بات کلائمیکس تک پہنچ جاتی ہے۔ ایک مخالف پروفیسر کھلے عام کتب پر نیپوٹزم یعنی اندھی طرفداری کا بڑا الزام لگاتا ہے۔ اس پر نیہا بالکل دبنے والی نہیں تھی۔ وہ اپنی قابلیت کو ڈیفینڈ کرتی ہے اور دوسرے اساتذہ کی کلاسز کے مارکس کا حوالہ دیتی ہے۔ لیکن ایشو اتنا بڑھ جاتا ہے کہ مخالف پروفیسر ڈیمانڈ کر دیتا ہے کہ وہ نیہا کا زبانی امتحان یعنی اورل ایگزام خود لے گا تاکہ اس کی صلاحیتوں کو ڈائریکٹلی آزمایا جا سکے۔ یہ ساری صورتحال اب اس کہانی کو ایک زبردست سسپنس پر لا کر کھڑا کر دیتی ہے۔ اب سب سے بڑا سوال یہ ہے، کیا پروفیسر قطب اور نیہا اس سنگین الزام سے بچ پائیں گے؟ یہ کردار خاندانی اور پیشاورانہ عزت کے اس بڑے مسئلے کو آگے کیسے سنبھالیں گے؟ سچ کہوں تو یہ دیکھنا واقعی سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے اور اگلے حصے کو جاننے کے لیے آپ کو بالکل بے چین کر دیتا ہے۔